नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। तो दर्शकों, आज है शनिवार का दिन और स्वास्थ्य चेतना में हम हर बार बात करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की, और वो कोशिश यही होती है कि डॉक्टर साहब से उपाय हासिल किए जाएं और वो उपाय आप तक पहुंचाए जाएं। इन दिनों की अगर बात की जाए तो मौसम में बदलाव का दौर चल रहा है। मौसम में बदलाव से तमाम तरीके की परेशानियां हम महसूस करते हैं जो कि स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं, लेकिन गलती हम ये करते हैं कि इन परेशानियों को हम अवॉइड करते हैं, दरकिनार करते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। और ऐसे में जो नजरअंदाजी होती है ये कहीं ना कहीं समस्या को और भी बढ़ा देता है। ऐसे में जरूरी है इसके प्रति सजग रहना, और यही कोशिश है कि आज इस विषय पर हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे और सजग रहने को किस तरीके से कदम बढ़ाएं इस पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो हम आपसे यही करना चाहेंगे कि मौसम में बदलाव के साथ आखिर ये तमाम तरीके की दिक्कतें आती क्यों हैं? मौसम का परिवर्तन आखिर क्यों बीमारियों को लेकर आता है? नंदिनी जी, जब मौसम में परिवर्तन होता है तो यह कुछ खास किस्म की जीव जंतुओं के लिए अनुकूल होता है। हर मौसम जी, जैसे सर्दी से गर्मी की तरफ जब मौसम आता है तो खूब मच्छर पनपने लगते हैं जी, अन्य छोटे छोटे कीटाणु पैदा हो जाते हैं। बरसात का जब मौसम होता है तो विभिन्न प्रकार की फंगस पैदा हो जाती है, खुजली, खांसी, जुकाम जैसी दिक्कतें पैदा होती हैं। तो मौसम बदलने के साथ जब कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया, वायरस या जीव जिनकी सर्वाइवल स्थिति मजबूत होती है, बेहतर होती है, वो पैदा हो जाते हैं और एक ना एक बीमारी का कारक बन जाते हैं। यही नहीं, बहुत बार शरीर के आंतरिक अंग भी मौसम के साथ अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते और उस स्थिति में भी शरीर बिना किसी इन्फेक्शन के अस्वस्थ हो जाता है। और एक आखिरी बात और बताना चाहूँगा कि मौसम बदलने के साथ हमारी आहार में परिवर्तन होता है। जब मौसम बदलता है तो नई नई सब्जियां आने लगती हैं या कुछ सब्जियां कम होने लगती हैं। तो जब हमारे शरीर के अंदर जो परिवर्तन होते हैं या जो बाहर जो परिवर्तन हम लोगों के साथ होते हैं, बहुत बार ये परिवर्तन एक बीमारी का कारक बन जाते, एक समस्या का कारक बन जाते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बहुत सारी समस्याएं हम देखते हैं इस दौरान, जैसे कि जुकाम हो गया, बुखार हो गया, मांसपेशियों में दर्द, तमाम तरीके की दिक्कतें, और वायरसेस का भी आपने जिक्र किया। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि हम मच्छरों से बचना तो एक बार को समझते हैं कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम मच्छरों से बचें, खुद को संभाल कर रखें, लेकिन ये वायरसेस से डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आखिर हमारी जो जीवन शैली की ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हम इन वायरस की चपेट में आते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? नंदिनी जी, 3 बातें ध्यान रखने की हैं। सबसे पहली, अपनी इम्यूनिटी को गिरने ना दें जी। अगर इम्यूनिटी कम होती है तो हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के वायरस या बैक्टीरिया के आक्रमण को झेल नहीं पाता और बीमार हो जाता जी। दूसरी चीज, अपनी जीवन शैली को श्रमवान बनाएं, मेहनत करें। मेहनती जीवन और सात्विक आहार हमारी आरोग्यता की बड़ी निशानी है और इस स्थिति में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, फंगस या वायरस या अन्य प्रकार के घातक कीटाणु हमारे शरीर पर जब आक्रमण करते हैं तो शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्हें ध्वस्त कर देती है जी। उन्हें समाप्त कर देती है। अब आपने पूछा क्या सजगताएं रखनी चाहिए जी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। भोजन करने से पहले हम अच्छी तरह साबुन से या कंडे की राख से हाथ को धुलें, स्वच्छतापूर्ण बना हुआ खाना खाएं। बाजार का
चाट चटनी मक्खी भिन भिना रही है, गंदे हाथों से वो बतासे के पानी पिला रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारी सेहत को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाती हैं। तो हमें अपने आप को सजग रखना होगा ताकि आसानी से हम अस्वस्थ ना हो, बीमार ना पड़े। जी, तो सजग रहें जिससे आसानी से तो आप बीमार ना पड़ें। और इम्यूनिटी का आपने जैसा कि जिक्र किया भी, यानी कि जब बदलता है मौसम तब हमारे शरीर में बदलाव हो रहे होते हैं तमाम तरीके के, और ऐसे में हम इन बीमारियों की चपेट में आते हैं। अब तक की बातचीत में हमें ये तो समझ में आता है, जिस तरीके से आप हमें बताते हैं कि अगर तनाव प्रबंधन हम कर ले, संतुलित आहार ले, भरपूर नींद ले, तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। आखिर क्या भूमिका है इन सब की जिसके चलते हम इन बीमारियों से इन सब के साथ बच सकते हैं? नंदिनी जी, अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं जी, बस यही दो चीज़ें जीवन में भी उतारने का है कि हम पढ़े लिखे भी हैं और समझदार भी हैं। हमारी समझ दूसरों से बेहतर है। ये दो चीज़ें अगर जीवन में हम हर सांस के साथ याद रखें, हर स्टेप के साथ याद रखें, तो हम आसानी से बीमार नहीं पड़ सकते। बीमारियां हमारे शरीर को छोड़ के भागेंगी और नई बीमारियों के लिए कोई स्थान नहीं मिलेगा। लेकिन हम अस्वस्थ तब होते हैं जब हम आँख बंद कर लेते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, हम ये जानते हैं कि मॉर्निंग वॉक अच्छा होता है, योग करना अच्छा होता है, फ्रूट्स खाना सेहत के लिए अच्छा है, हरी सब्जियां अच्छी हैं। हम लंबे लंबे चौड़े चौड़े भाषण दे देते हैं, लेकिन अपने जीवन में उन नैतिक मूल्यों को, उन सिद्धांतों को स्थान नहीं देते हैं, केवल बातें करते हैं। उस स्थिति में हम अस्वस्थता की तरफ चलते हैं, बीमारी की तरफ चलते हैं। मेरा अपने सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि आप जिन चीज़ों को जानते हैं कि ये सेहत के लिए अच्छी हैं, तो उनको केवल जानने से काम नहीं होगा, उनको जीवन में उतारना होगा। उनके लिए आपको प्रयास करना होगा, इनिशिएटिव लेना होगा, तभी आप आरोग्यता के रास्ते को चुन सकेंगे, आरोग्यता के मार्ग पर चल सकेंगे। जी, और इसी मार्ग पर चलते हुए हमें सलाह दी जाती है कि रोजाना एक्सरसाइज करें, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जानते हम हैं लेकिन करते नहीं हैं। ऐसे में अगर इसके महत्व को हम जान लें तो कहीं ना कहीं इस ओर कदम बढ़ाना आसान हो जाता है। डॉक्टर साहब, जानना हम ये चाहते हैं कि आखिर रोजाना एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करना किस तरीके से हमारी मदद करता है कि हम इन मौसमी बीमारियों से बच सकें या अन्य किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी चुनौती से बच सकें? नंदिनी जी, यौगिक आसन शरीर के इंटरनल पार्ट्स पर, शरीर के आंतरिक अंगों पर दो तरीके से प्रभाव डालते हैं। जी। पहला तरीका है, उस आंतरिक अंग में अगर कोई विष तत्व इकट्ठा है, कोई खराब तत्व इकट्ठा है, कोई ऐसा तत्व जिसकी शरीर को ज़रूरत नहीं है वो इकट्ठा है, तो हम यौगिक आसन का अभ्यास करके उस विशिष्ट अंग में खून के संचार को बढ़ा देते हैं। जब अतिरिक्त मात्रा में ब्लड वहाँ जाता है तो वहाँ अतिरिक्त ऑक्सीजन पहुँचती है, वहाँ अतिरिक्त ऊर्जा पहुँचती है, वो अंग को शक्ति मिलती है। और ब्लड ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद जो एक वैक्यूम डेवलप हुआ खून के अंदर, जो स्थान बना, वहाँ वो उस गंदगी को घोल के, उस अनावश्यक तत्व को घोल के शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। पहला काम ये होता है यौगिक आसन का। दूसरा, ये अगर कोई अंग बीमार हो ही गया है, कोई बीमारी उस अंग की हो ही गई, तो उस अंग में इम्यूनिटी को बढ़ाकर
शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाकर उस बीमारी से शरीर को लड़ने में मदद करता है, और यही नहीं, उस बीमारी को हरा के शरीर को स्वस्थ कर देता है। इसलिए यौगिक आसन केवल बदलते मौसम में ही नहीं, सामान्य जीवन में भी आरोग्यता के लिए, निरोगी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लाभकारी है, हितकारी है। जी, तो लाभकारी है, हितकारी है, और ऐसे में ज़रूरी है कि आप इसे अपनी दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में शामिल भी करें। डॉक्टर साहब, जब हम बीमार पड़ते हैं तो साधारण तौर पर डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, इलाज कराते हैं अपना, लेकिन कभी कभी तकलीफ, ना तो हम स्वस्थ होते हैं ना ही इतना बीमार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जुकाम भी है तो हल्का सा जुकाम है, परेशानी उठाते रहेंगे, वो जो चीज़ 2 दिन में ठीक होनी चाहिए वो हफ्ते, कभी कभी हफ्तों ठीक नहीं हो पाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं असर शरीर पर पड़ता ही है, और यहाँ पर भूमिका होती है घरेलू नुस्खों की। यानी कि थोड़ी सी भी अगर आपको तकलीफ महसूस हो रही है और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं लग रही है, हल्की तकलीफ है, तो आप इन घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करके इस तकलीफ को कुछ ही समय में ठीक भी कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि बदलते मौसम में जुकाम एक बड़ी आम समस्या हो जाती है, अगर जुकाम से महसूस हो रहा है तो क्या कुछ घरेलू नुस्खों की आप सलाह देंगे जो हमारे रसोई में ही मौजूद हो या फिर आसानी से उपलब्ध हो जाए? नंदिनी जी, अगर हमें जुकाम हुआ है, चाहे वो एलर्जिक हो या किसी संक्रमण के कारण हो, हम दोनों स्थितियों में, क्योंकि मरीज ये पता नहीं कर सकता है कि ये जुकाम हमें कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई दूसरा इन्फेक्शन है, या इसका मूल कारण क्या है। हम दोनों स्थितियों के लिए, सभी स्थितियों के लिए, उसके लिए एक कारगर उपाय, 2 उपाय बताना चाहेंगे। पहला उपाय कि आप लहसुन की कलियों को तवे पे जला लीजिए, अच्छी तरह भून लीजिए, जलने भी ना पाए और कच्चे भी ना रहने पाए, ब्राउन हो जाए। आप तवे पे थोड़ा सा गुड़ डाल के इसको अच्छी तरह गरम करिए। गुड़ में बुलबुले आने लगेंगे थोड़ी देर बाद। अब तवे को आग से नीचे रख दीजिए, ठंडा होने दीजिए, और लगभग आधा चम्मच ये सुबह, दोपहर, शाम खाइए। एक खुराक में 4-5 लहसुन की कलियां जिन्हें बारीक काट दें, और लगभग 5 से 10 ग्राम गुड़, यह पर्याप्त होता है। इसको हमेशा ताज़ा बना के भी खा सकते हैं। जी। दूसरा उपाय जो बहुत ही कारगर है, बहुत ही हितकारी है, लाभकारी है, आप बाजार से सुहागा खरीद लाइए। सुहागा को छोटे छोटे टुकड़े करके तवे पर फुला लीजिए और उसे पाउडर बना लीजिए। जी। अब इसे शीशी में रख लीजिए। दूसरा स्टेप करिए कि आधा चम्मच अजवाइन, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक का टुकड़ा, इन सबको अच्छी तरह कूट के 1 गिलास पानी में तब तक उबालें जब तक वो आधा गिलास ना बचे। अब इस गरम गरम पानी को चाय की तरह लें और 1/4 चम्मच सुहागा जो तवे पे फुलाया था उसको फाँक के ये पानी पी लें। तुरंत नहाए नहीं, तुरंत बाद कुछ खाएं नहीं, कम से कम आधा घंटे तक पानी भी ना पिएं, और संभव हो तो पंखा एसी से दूर हटके कंबल को ओढ़ के 10 मिनट बैठ जाएं। एक बार पसीना आएगा और एक ही खुराक से जुकाम ठीक हो जाएगा। लेकिन जिन्हें नज़ला है, जिन्हें बहुत वर्षों से, बहुत महीनों से जुकाम हो रहा है, वो इस उपाय को नियमित रूप से कुछ सप्ताह तक करें। उन्हें बहुत लाभ होगा और उनकी समस्या पूरी तरह जड़ से ठीक हो जाएगी। जी, तो जुकाम होने पर ये नुस्खा है, बहुत ही आसान सा नुस्खा है, लेकिन जितना आसान लग रहा है उतना ही कारगर भी है, ये अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, इस मौसम में हम देखते हैं कि बदन में दर्द हो रहा होता है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा होता है, बुखार जैसा लग रहा होता है, लेकिन ना ठीक से बुखार होता है, लेकिन काम करना भी मुश्किल हो जाता है, यानी कि तकलीफ तो होती ही है।
इसको ध्यान में रखते हुए इसके लिए क्या आप कारगर घरेलू नुस्खा बताएंगे? तुलसी की पत्ती का 5 ग्राम रस और 5 ग्राम अदरक का रस, इन दोनों को गुनगुना कर लीजिए और लगभग 10 ग्राम शहद मिला लें। अगर आप डायबिटिक हैं तो शहद ना मिलाएं, ऐसे ही इस रस को पीकर गुनगुना पानी पी लें या उबलते गर्म पानी में इस रस को मिला के घूंट घूंट करके पी लें। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो शहद मिला के इसको चाट लें, ऊपर से 2 से 4 घूंट गर्म पानी चाय की तरह सिप करते हुए पी लें। ये वो उपाय है जो चुस्ती फुर्ती लाता है, आपको एक्टिव रखता है, आलस, अति निद्रा और अतिरिक्त मात्रा में जो कफ का प्रकोप होता है उससे मुक्ति दिलाता है, उससे छुटकारा दिलाता है। जी, तो बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। चल लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना देख रहे हैं आप, और आज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से बदलते मौसम से जो संबंधित बीमारियां होती हैं, बदलते मौसम की वजह से उससे हम निजात पा सके, उसके लिए तैयार रहें, और घरेलू नुस्खों की क्या कुछ भूमिका है। और इसी श्रृंखला में, इसी क्रम में बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहते हैं अब कि इस मौसम में, क्योंकि मौसम बदल रहा होता है और अचानक से लोग पानी की कमी कहीं ना कहीं कर देते हैं, पानी पीते नहीं, और ऐसे में डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है, यूरिन रुक जाता है बहुत सारे लोगों का, तमाम तरीके की तकलीफें, और इसका असर शरीर पर पड़ता ही पड़ता है। ये क्या दिक्कत होती है और इसके लिए क्या घरेलू नुस्खा? नंदिनी जी, गर्मी शुरू होते ही लोगों की प्यास तो बढ़ती है जी, लेकिन जितना पसीना निकलता है या शरीर की जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए जितनी मात्रा में पानी शरीर को ज़रूरत होता है हम उतना नहीं पीते हैं। फलस्वरूप हमारे ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज़ बढ़ती जाती हैं, और जब ये एक सीमा से ज़्यादा बढ़ जाती हैं जी, तो यूरिनेशन में इशू आता है, प्रॉब्लम आती है, यूरिन रुक रुक के होने लगता है, जलन के साथ हो सकता है, बहुत बार यूटीआई जैसे इन्फेक्शन हो जाते हैं। हमें बदलते मौसम में इस प्रकार की भारी संख्या में मरीज देखने को मिलते हैं। आप छोटी इलायची 4-5 ले लीजिए और इन्हें खूब चबाइए, खूब चबाकर 2 गिलास पानी पी लीजिए। ये इतना कारगर नुस्खा है कि अगर आपकी यूरिनेशन में बर्निंग सेंसेशन है या बूंद बूंद हो रहा है, त्वरित लाभ देने वाला ये उपाय है। इस उपाय को 1.5 घंटे में, अगर यूरिन बिल्कुल रुक गया है, पेट फूल रहा है, तो इसको 1.5-2 घंटे में बराबर करते रहना चाहिए। वैसे इसे सुबह शाम करने से यूरिन की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। इस उपाय में अगर ककड़ी का रस, जैसे हम छोटी इलायची को पानी के साथ लेते हैं, शीतल जल के साथ लेते हैं, उसके अलावा अगर हम तरबूज के रस, ककड़ी के रस, खीरा के रस या लौकी के रस से ले लें या मूली के रस से ले लें, तब अति उत्तम है, सोने में सुहागा है। जी बिल्कुल, तो ये बहुत आसान सा घरेलू नुस्खा। इसके साथ ही अगर जैसे कि डायरिया की भी बात मैंने कही, कभी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे फूड इन्फेक्शन की वजह से तमाम दिक्कतें हो जाती हैं। डायरिया जैसी अगर दिक्कत हो रही है और शुरुआती लक्षण है, तो घरेलू क्या नुस्खे बताएंगे? डायरिया आम तौर से बदलते मौसम में, सर्दी से गर्मी के बीच में जब मौसम आता है तो डायरिया हाइपर एसिडिटी के कारण होता है। हमने रखा हुआ भोजन खा लिया, बासी भोजन या जंक फूड, होटल का खाना, बाजार के चाट पकौड़ी खस्ते खाए, उस स्थिति में बहुत बार लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, डायरिया शुरू हो जाता है। एक
बहुत सहज और प्रभावशाली उपाय बताना चाहूँगा। आप धनिया हरा धनिया ले लीजिए। जितना हरा धनिया है लगभग 20-25 ग्राम हरा धनिया और 2-3-4 जो बंडल होते हैं पुदीना के, या दोनों 20-20 ग्राम ले लीजिए। अच्छी तरह साफ करके इसको पीस कर चटनी बना लें। इसको फिर 1 गिलास पानी में घोलें, थोड़ा नमक मिलाएं, आधा नींबू निचोड़ दें और इसे घूंट घूंट करके पी लें। अगर बच्चे हैं या स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है तो चीनी या शहद मिलाया जा सकता है। इसे एकदम नहीं पिएंगे कि 1 गिलास गटाक से पी लिया, 1 चम्मच पिया, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, फिर 1 मिनट वेट किया, फिर दूसरा चम्मच, फिर 2-3 मिनट वेट किया, फिर दूसरा चम्मच। आप 1 गिलास पानी को पीने में 15 मिनट खर्च कर दीजिएगा। 1 गिलास पानी पीते पीते आपकी समस्या में सुधार होने लगेगा। जो हर 2 मिनट में उल्टी आ रही थी, हर 15 मिनट में मोशन हो रहा था, वो चीज़ 2-2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा उपाय 2 या 3 बार करने से ये समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। इसके साथ ही अगर बेल का सेवन भी कर लें तो बहुत अच्छा है। बेल आधा कच्चा आधा पका हो तो उसका शरबत बना के पी लें, 1 कप पी लें, बहुत फ़ायदेमंद है। किसी भी प्रकार के एमीबिक इन्फेक्शन के लिए यह बहुत कारगर दवा है। कोलाइटिस और IBS के मरीज भी इसके सेवन से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। अब बात आपने भी बच्चों की है तो बच्चों की बात मैं भी करना चाहूंगी कि देखिए बच्चे जो हैं मौसम बदलने के साथ ही बच्चों को तो मानो पंख ही लग जाते हैं। उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है, उन्हें समझाना आसान नहीं होता है। और हम देखते हैं कि मौसम बदला तो उन्होंने सबसे पहले स्वेटर उतार करके फेंके, यानी कि कम कपड़े पहनना शुरू कर दिया। सुबह सो करके उठते हैं तो खुले पैर फर्श पर घूमना, ठंडी गर्मी बनती है, उनको दिक्कत भी होती है। ऐसे में बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनका बचपना भी ना खोने पाए और वो बीमार भी ना पड़े, क्या कुछ नुस्खे बताएंगे? नंदिनी जी, अजवाइन लहसुन जी को कड़वे तेल में जला के रख लें और इस तेल को उनके पैर के तलुओं, पैर के पंजों, पैर के अंगूठे और नाखूनों पे अच्छी तरह लगा दें। जी। जमीन से जो सर्दी लगती है, क्योंकि बच्चे नंगे पैर पानी खेलते हैं, पत्थर पे चलते हैं, ठंडा होता है। भले बाहर का वातावरण थोड़ा गर्म हो लेकिन पत्थर की तासीर इस समय भी थोड़ी ठंडी रहती है, विशेषकर घर के अंदर। तो ये ठंड बच्चों को बुखार, जुकाम, सर्दी, लूज मोशन लगा देती। ये अगर आपने बच्चों के पैर में लगा दिया तो उन्हें इन्फेक्शन से तो बचाव करेगा ही, शरीर को गर्म रखने में सहयोग करेगा। दूसरा, इस जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा पानी खेल रहे हैं, दिन में 4-4 बार नहा रहे हैं, तो ऐसे समय बच्चों को रात्रि में सोने से पहले पूरी छाती पर, पूरी पीठ पर इस तेल को अच्छी तरह लगा दें, पैरों पे लगा दें, फिर आराम से पंखा चला के सो सकते हैं। ये उपाय बच्चों को जल्दी अस्वस्थ होने से बचाने में बहुत कारगर है, बहुत कारगर है। जी, तो बच्चों के लिए भी हमने ध्यान में रखते हुए नुस्खा आप तक पहुंचाया। डॉक्टर साहब, मौसम बदलने के साथ साथ मूड स्विंग्स भी हम देखते हैं, तनाव महसूस होता है, जरा सी भी विपरीत परिस्थिति आई तो अच्छा नहीं लगता है, डील नहीं कर पाते हम इससे। इसको ध्यान में रखते हुए कोई नुस्खा या फिर कोई यौगिक अभ्यास? नंदिनी जी, बहुत सुंदर नुस्खा, जी, मन को प्रसन्न एकाग्र करने का, और जिन्हें याददाश्त की कमी है उनके लिए भी। जी, आप सुबह के नाश्ते में चाय बंद कर दीजिए, चाय, बिस्किट, दाल मोठ, नमकीन बंद। आप 1 पेड़ा या थोड़ा सा गुड़ और दही के साथ खा लीजिए। इसमें 2-4 तुलसी की पत्ती डाल लें तो अमृत हो जाएगा। ये नाश्ता करिए। आप 1 गिलास लस्सी और 1 पेड़ा भी खा सकते हैं। जी। जो लोग दही का सेवन नहीं कर सकते वो मट्ठा
लेकिन ध्यान रखिएगा, नमकीन मट्ठा हमारे पाचन तंत्र को, हमारे लीवर को, हमारी आंतों को बल देता है। मस्तिष्क पर इसका बहुत कोई अच्छा प्रभाव नहीं होता, लेकिन दही का सेवन करने से हमारे मन मस्तिष्क को बहुत शक्ति, शांति मिलती है। जो लोग एंजाइटी के शिकार हैं, बहुत गुस्सा, घर वाले कहते हैं इसको गर्मी चढ़ गई है इसलिए चिल्ला रहा है, आप 15 दिन ये नाश्ता करके देख लीजिए, गर्मी चढ़ी हुई सब ठीक हो जाएगी, मन शांत होगा, प्रसन्न होगा। जो कभी ना मुस्कुराता हो वो दिन में 10 बार मुस्कुराएगा। जी, और इतने सारे लाभ हैं, और क्या चाहिए। देखिए, मौसम में बदलाव के साथ साथ डॉक्टर साहब ये जो सीजन चल रहा है, ये शादियों का दौर चल रहा है, यानी कि लगभग रोजाना हमारा कहीं ना कहीं का निमंत्रण होता है। ऐसे में ये रात की पार्टीज होती है, खाने का तो असर पड़ता ही है हमारे पाचन तंत्र पर, लेकिन ये देर रात की होने वाली पार्टीज कहीं ना कहीं हमारी नींद को भी प्रभावित करती है। तो ऐसे में बेहतर नींद के लिए, या नींद अब डिस्टर्ब हो गई है, अब समय होने पर भी नींद नहीं आ रही है, इसके प्रबंधन के लिए क्या नुस्खा, क्या उपाय? अपने पैर धोकर पैर के तलुओं में कपूर और देसी घी या चंदन को घिस के, असली चंदन को घिस के पैर के तलुओं में लगा लें और माथे पर लगा लें। पूरी तरह माथे पर लगा के कुछ आँख की पलकों पर भी लगा लें और आप प्रभु का स्मरण करते हुए रात्रि में आँख बंद कर सो जाइए। गहरी और शांत नींद आएगी। इसके अतिरिक्त लक्ष्मणासन का अभ्यास उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका अक्सर नींद पूरी नहीं होती, या नियमित रूप से जो 8 घंटे की नींद नहीं ले पाते हैं, वो लोग इस यौगिक आसन को 2 से 3 मिनट तक करें, जीवन में उतारें, उन्हें बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत उनको परिवर्तन महसूस होगा दूसरे तीसरे दिन से। जी, देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत में ही डॉक्टर साहब आपने सबसे पहले ही एक बात कही थी कि देखिए, इम्यूनिटी पर हमें विशेष ध्यान रखना होगा। चलते चलते आखिरी सवाल इम्यूनिटी पर ही मैं आपसे करना चाहूंगी। इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए क्या विशेष यौगिक आसन और क्या आदतें आप चाहेंगे जो हम अपनी जीवन शैली में तुरंत शुमार कर लें, या कुछ ऐसा जो हम गलत करते हो तुरंत छोड़ दें? नंदिनी जी, सबसे पहले श्रम करना शुरू करें। जी, बहुत से लोग जिम में जाके पसीना बहाते हैं और फिर घर में एसी में आके कंबल में लेटते हैं। जी, कोई काम नहीं करते हैं। अगर 100 मीटर दूर भी जाना है तो कार से, मोटरसाइकिल से या स्कूटर से जाते हैं। मेरा एक सलाह ये है, अपने जीवन को श्रम युक्त बनाएं। बहुत से लोग केवल 1-1.5 घंटा जिम में एक्सरसाइज करने के बाद सोचते हैं कि अब हमारा 24 घंटे के लिए पर्याप्त हो गया। एक कल्पना करके देखिए, आपको एक बार 24 घंटे में खाना दे दिया, आप 2 रोटियां खाते हैं, आपको 3 दे दे, आपको 2.5 दे दे, क्या शाम को आपको भूख नहीं लगेगा? शरीर की जरूरत है। हमें थोड़ा थोड़ा दिन भर खाने की आदत होती है। सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर शाम को टी टाइम पे कुछ, फिर डिनर, फिर रात में सोते समय दूध। लेकिन क्या हम सब चीजें एक साथ खिला दें? क्या आप स्वस्थ रह पाएंगे? यही गलती हम जिम में करते हैं, जम के एक्सरसाइज करते हैं और बाकी 23 घंटे कुछ नहीं करते। जो श्रमहीन 23 घंटे होते हैं, जो 1 घंटे श्रम किया उसके मूल्य को बराबर कर देते हैं, बल्कि और नुकसान की स्थिति पैदा हो जाती है। यही कारण है कि आजकल खबरें आ रही हैं, टीवी में, अखबारों में सुनते हैं कि 22 साल के, 25 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो गया, जिम गया था, जिम से घर आया, हार्ट अटैक हो गया। क्या है? हम एक ही साथ पूरा दिन भर का खाना खा लें, हम एक ही साथ दिन भर का श्रम कर लें, ये अच्छी सेहत के लिए उचित नहीं है। हमें थोड़ा थोड़ा श्रम पूरे दिन करना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़े, हम स्वस्थ जीवन जी सकें।
जी, इसी के साथ बहुत ही बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों के लिए। उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।